ये कहानी शुरू होती है 14 फरवरी 2019 की उस ठंडी कोहरे भरी सुबह से। जम्मू का तापमान उस दिन बेहद कम था। पहाड़ों पर बर्फ जम चुकी थी और हवा में एक काटने वाली ठंडक थी। जम्मू ट्रांजिट कैंप में हलचल सुबह के 3 बजे से ही शुरू हो गई थी। आम लोगों के लिए दुनिया भर में 14 फरवरी का दिन मोहब्बत का दिन के रूप में मनाया जा रहा था। लाल गुलाब बिक रहे थे, लोग अपने चाहने वालों को संदेश भेज रहे थे। लेकिन जम्मू के उस कैंप में माहौल अलग था। वहां सीआरपीएफ के हजारों जवान तैयारी कर रहे थे। कई दिनों से खराब मौसम और भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद था। इस वजह से हजारों जवान ट्रांजिट कैंप में फंसे हुए थे। जैसे ही मौसम थोड़ा साफ हुआ, फैसला लिया गया कि कॉन्वॉय को निकलना होगा। छुट्टी काटकर लौटने वाले जवान, नई पोस्टिंग पर जाने वाले अफसर सभी श्रीनगर जाने के लिए उतावले थे। किसी को अपनी यूनिट में रिपोर्ट करना था, किसी को अपने साथियों से मिलना था। सुबह के 3:30 बजे कॉन्वॉय की गाड़ियां, बस और ट्रक लाइन में लगनी शुरू हो गई। ये कोई छोटा कॉन्वॉय नहीं था। ये सीआरपीएफ के इतिहास के सबसे बड़े कॉन्वॉय में से एक था। कुल 78 गाड़ियां, और इन गाड़ियों में सवार थे 2547 जवान। जवान अपने ट्रंक और बिस्तर लोड कर रहे थे। कुछ जवान अपने घरों पर फोन कर रहे थे। हाँ मां, निकल रहे हैं आज। मौसम खुल गया है। शाम तक श्रीनगर पहुंच जाएंगे। सुनो, बच्चों का ख्याल रखना, मैं पहुंचते ही कॉल करूंगा। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो उनके परिवार वालों ने सुने। उन्हें नहीं पता था कि ये फोन कॉल्स, ये आवाजें अब बस यादें बनकर रह जाएंगी। जब सूरज की पहली किरण निकली, तब तक कॉन्वॉय तैयार था। इंजनों की गर्जना से पूरा कैंप गूंज रहा था, और फिर धीरे धीरे वो लंबा काफिला हाईवे की तरफ बढ़ चला। एक ऐसा सफर जिसका अंत किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जम्मू से श्रीनगर का रास्ता करीब 300 किलोमीटर का है, लेकिन पहाड़ी रास्तों और सुरक्षा जांच की वजह से इसमें कई घंटे लगते हैं। कॉन्वॉय एक सांप की तरह पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था। हर तरफ सफेद बर्फ की चादर थी। दृश्य बेहद खूबसूरत थे, लेकिन खतरा हर मोड़ पर था। कश्मीर घाटी में हमेशा ही सुरक्षा का खतरा रहता है, इसलिए कॉन्वॉय के आगे और पीछे रोड ओपनिंग पार्टी चलती है जो रास्ते को चेक करती है। सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहा था। जवान बस के अंदर बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे, अंताक्षरी खेल रहे थे और कुछ सो रहे थे क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे। दोपहर होते होते कॉन्वॉय काजीगुंड पार कर चुका था और कश्मीर घाटी में दाखिल हो गया था। भूख लगने पर कॉन्वॉय ने एक छोटा ब्रेक लिया। चाय नाश्ता हुआ। माहौल बिल्कुल सामान्य था। किसी के चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि 2500 जवानों का साथ होना अपने आप में एक सुरक्षा का एहसास देता है। उन्हें लग रहा था कि इतने बड़े कॉन्वॉय पर हमला करने की हिम्मत कौन करेगा, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि कुछ किलोमीटर दूर एक शैतान उनका इंतजार कर रहा था। एक 20 साल का लड़का, आदिल अहमद डार, जो पुलवामा का ही रहने वाला था, एक मारुति इको गाड़ी में बैठा था। लेकिन ये गाड़ी खाली नहीं थी। इस गाड़ी में भरा था नफरत का सामान, करीब 300 किलोग्राम हाई ग्रेड विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट। आदिल अहमद डार को जैश-ए मोहम्मद ने ब्रेन वॉश किया था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही मकसद था, भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाना और खुद को खत्म कर लेना। वो हाईवे के एक लिंक रोड पर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके सही वक्त का इंतजार कर रहा था। जैसे एक शिकारी अपने शिकार का इंतजार करता है, वैसे ही वो मौत का सामान लेकर खड़ा था। घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके थे। कॉन्वॉय पुलवामा जिले के लेथपोरा इलाके में पहुंचा। लेथपोरा का वो हिस्सा थोड़ा संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि वहां हाईवे के आसपास आबादी और दुकानें हैं। कॉन्वॉय अपनी रफ्तार से चल रहा था। अचानक 3:15 पर एक डार्क ग्रे रंग की मारुति इको गाड़ी एक साइड रोड से निकली और हाईवे पर कॉन्वॉय के बीच में घुसने की कोशिश करने लगी। सुरक्षा वाहनों ने उसे रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। बस नंबर HR 49F0637। इस बस में 76वीं बटालियन के जवान सवार थे। आदिल अहमद डार ने
अपनी विस्फोटक से भरी गाड़ी सीधे इस बस से टकरा दी और फिर धमाका। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज 10 से 12 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के गांवों में लोगों को लगा कि भूकंप आया है। 1 सेकंड के लिए वहां सब कुछ सफेद हो गया, फिर गहरा काला धुआं और आग का गुबार आसमान में उठा। बस HR-49 F0637 के परखच्चे उड़ चुके थे। लोहा, कांच और इंसानी जिस्म के टुकड़े हवा में बिखरे हुए थे। जो जवान उस बस में बैठे थे, उन्हें दर्द महसूस करने का वक्त भी नहीं मिला। वो पलक झपकते ही शहादत के सफर पर निकल गए। पीछे आ रही बस के शीशे टूट गए। आसपास की गाड़ियां हवा के दबाव से हिल गईं। जवान जो दूसरी गाड़ियों में थे, फौरन नीचे कूद गए और पोजीशंस ले ली। उन्हें लगा कि शायद फायरिंग हो रही है, जो कि कश्मीर में एम्बुश में आम बात है। लेकिन वहां फायरिंग नहीं थी। वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था, जो धीरे धीरे चीखों में बदल गया। सड़क पर खून, मांस के टुकड़े और जले हुए सामान का ढेर था। जो जवान बच गए थे, वो अपने साथियों को ढूंढने के लिए आग की लपटों की तरफ भागे। किसी का हाथ गायब था, कोई बुरी तरह जला हुआ था। भाई, भाई उठो की आवाजें उस धुएं में गूंज रही थीं। लेथपोरा हाईवे अब हाईवे नहीं रहा था, वो एक शमशान बन चुका था। 40 बहादुर जवान जो देश की रक्षा के लिए निकले थे, उन्होंने उसी सड़क पर अपनी आखिरी सांस ली। जैसे ही यह खबर न्यूज चैनल्स पर फ्लैश हुई, पूरा भारत स्तब्ध रह गया। पुलवामा में CRPF कॉन्वॉय पर आतंकी हमला। 10 जवान शहीद, 20 जवान शहीद, संख्या बढ़ती गई, 40 जवान शहीद। 14 फरवरी की शाम, जो प्यार के त्योहार की शाम होनी चाहिए थी, वो देश के लिए मातम की रात बन गई। लोगों ने टीवी स्क्रीन्स पर देखा वो जली हुई बस का ढांचा, वो सड़क पर बिखरा हुआ खून। हर भारतीय का खून खौल उठा। सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, हर जगह सिर्फ एक ही आवाज थी, बदला। लोग सड़कों पर उतर आए, कैंडल मार्च निकाली गई, पाकिस्तान मुर्दाबाद और वंदे मातरम के नारे लगने लगे। लोगों का गुस्सा सिर्फ आतंकवादियों पर नहीं था, बल्कि इस बात पर था कि आखिर कब तक हमारे जवान ऐसे मारे जाएंगे। उन 40 घरों का सोचिए, जहां वो फोन कॉल्स कभी पूरे नहीं हो पाए। एक पत्नी जो करवा चौथ का जोड़ा संभाल कर रखी थी, उसके पास अब सफेद साड़ी आने वाली थी। एक बाप जो अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहा था, अब उसे अपने बेटे की अर्थी को कंधा देना था। एक नन्ही बेटी जो पापा के खिलौने का इंतजार कर रही थी, उसे अब पापा की फोटो पर हार चढ़ाना था। जब उन शहीदों के ताबूत उनके गांव पहुंचे, तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर आंख नम थी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, पूरा देश उस दिन एक परिवार बन गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उनकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। उन्होंने कहा, मैं देश के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आतंकवादियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसकी बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। हमारे सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे दी गई है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक ऐलान था। देश की नीति बदल रही थी। अब सिर्फ निंदा नहीं होगी, अब कार्रवाई होगी। पुलवामा के 12 दिन बाद तक देश में गुस्सा बरकरार था, लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बंद कमरों के अंदर शांति थी, एक बेहद खतरनाक शांति। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और इंटेलिजेंस एजेंसियों के प्रमुख एक प्लान बना रहे थे। सवाल यह नहीं था कि बदला लेना है या नहीं, सवाल यह था कि कहां, कैसे और कब। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कंफर्म किया कि इस हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है और उनका सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान के बालाकोट में है। खैबर पख्तूनख्वा के घने जंगलों में एक पहाड़ी पर स्थित यह कैंप आतंक की फैक्ट्री थी। वहां सैकड़ों आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा था। यह टारगेट चुनना एक बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि बालाकोट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के मुख्य इलाके में था।
वहां हमला करने का मतलब था युद्ध का ऐलान। लेकिन भारत तैयार था। भारतीय वायुसेना को जिम्मेदारी दी गई। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन बंदर। पायलट्स चुने गए, जहाज चुने गए, मिराज 2000। ये जहाज लेजर गाइडेड बम गिराने में माहिर थे। ग्वालियर एयरबेस पर हलचल बढ़ गई, लेकिन सब कुछ बेहद गुप्त रखा गया। पायलट्स को भी आखिरी वक्त तक टारगेट नहीं बताया गया था। टारगेट फिक्स था, बालाकोट का जैश कैंप। समय फिक्स था, रात के अंधेरे में जब दुश्मन सो रहा हो। 26 फरवरी 2019 रात के 3 बजे, जब पूरा पाकिस्तान गहरी नींद में था, भारत के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने ग्वालियर से उड़ान भरी। इन जेट्स ने पहले अलग अलग दिशाओं में उड़ान भरी ताकि पाकिस्तानी रडार कंफ्यूज हो जाए। फिर एकदम से ये सभी जेट्स पाकिस्तान की सीमा की तरफ मुड़े। पाकिस्तानी एयरफोर्स के रडार ने कुछ हरकत देखी। उन्होंने अपने जेट्स 16 को स्क्रैम्बल किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय वायुसेना के शेर दुश्मन की बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। 3:30 पर मिराज 2000 जेट्स बालाकोट के ऊपर थे। टारगेट लॉक किया गया। पायलट ने बटन दबाया और स्पाइस 2000 बम हवा को चीरते हुए नीचे गिरे। सूखी हुई नदी के किनारे बसा जैश ए मोहम्मद का वो कैंप, जहां जिहादी तैयार किए जा रहे थे, पल भर में तबाह हो गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां सो रहे 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। मिशन पूरा हुआ। बिना किसी नुकसान के सभी भारतीय जेट्स वापस अपनी सीमा में लौट आए। सुबह जब दुनिया जागी तो खबर आई, इंडिया स्ट्राइक्स बैक। यह पहली बार था 1971 के बाद जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया था। देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पुलवामा के शहीदों की आत्मा को आज शांति मिली थी। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने बदला लेने की कोशिश की। उनके जेट्स ने भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना चौकन्नी थी। हवा में लड़ाई हुई। भारत के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने अपने पुराने मिग-21 बाइसन से पाकिस्तान के आधुनिक F-16 का पीछा किया और उसे मार गिराया। लेकिन इस प्रक्रिया में उनका जहाज भी क्रैश हो गया और वो पाकिस्तान की टेरिटरी में गिर गए। देश की सांसें फिर अटक गईं। एक हीरो दुश्मन की कैद में था, लेकिन भारत का दबाव इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था, अगर अभिनंदन को खरोंच भी आई तो परिणाम भयंकर होंगे। सिर्फ 48 घंटे के अंदर 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर भारत को सौंप दिया। जब अभिनंदन ने वापस भारत की धरती पर कदम रखा तो पूरे देश ने जश्न मनाया। ये जीत सिर्फ एक पायलट की वापसी नहीं थी, ये जीत थी भारत के नए हौसले की। ये संदेश था दुनिया को कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अगर तुम हमारे एक जवान को मारोगे तो हम घर में घुसकर जवाब देंगे। कभी न भूलने वाली शहादत। आज पुलवामा में लेथपोरा कैंप के पास एक स्मारक बना है। वहां एक कलश है जिसमें देश भर की मिट्टी है। वहां उन 40 जवानों के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे हैं। जब भी कोई वहां से गुजरता है, हवाओं में आज भी एक उदासी महसूस होती है, लेकिन साथ ही महसूस होता है एक गर्व। पुलवामा 2019 सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक परीक्षा थी। देश की एकता की परीक्षा, सरकार की इच्छा शक्ति की परीक्षा और सेना के शौर्य की परीक्षा। और भारत इस परीक्षा में खरा उतरा। जय हिंद।